पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे लड़ाई से ज्यादा खराब वेदर और सप्लाई लाइंस के टूटने की वजह से आईएनए ये जंग जीत नहीं पाती। वहीं पर ब्रिटिश और यूएस एयरफोर्स समय समय पर फूड, मेडिसिन और एम्यूनेशंस को एयर ड्रॉप करते जा रहे, जिससे ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स इस जंग को जीत जाते हैं। फाइनली 10 जून 1944 को आईएनए हार मानकर वापस बर्मा लौट आती। मगर नेताजी कहाँ हार मानने वालों में से थे। वो कहते थे कि हर जंग जीतने के लिए नहीं होती, कुछ जंग लड़ने के लिए भी होती। ये सिर्फ एक लड़ाई है जो हम जीत नहीं पाए, मगर जंग अभी बाकी है। नेताजी ने बर्मा और मलेशिया में रह रहे इंडियन ओरिजिन्स के लोगों को आईएनए में रिक्रूट करना शुरू किया और यहाँ के लोकल्स भी नेताजी को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगे। इन सब के बाद एक बार फिर से आईएनए मजबूत होता हुआ दिख रहा था और तभी यूएस एयर फोर्सेस ने बर्मा आईएनए के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया। इन अटैक्स को देखते हुए नेताजी आगे की प्लानिंग के लिए 24 अप्रैल 1945 को सिंगापुर के लिए निकल पड़ते हैं बैंकॉक के रास्ते। सिंगापुर पहुंचकर नेताजी को पता लगता है कि जापान की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी है। उन्हें हर जगह से हार का सामना करना पड़ रहा है। तो नेताजी अपने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में एटम बॉम्ब की गिरने की खबर आती है। ये सुनकर नेताजी अपने सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को तुरंत रोक देते हैं और इतने में नागासाकी पर दूसरा एटम बॉम्ब गिरा दिया जाता है। ये एटॉमिक बॉम्ब्स इतने पावरफुल थे कि कुछ ही मिनटों में पूरा शहर मिट्टी में मिल गया और इन चंद मिनटों में कई लाखों लोगों की जान चली गई। ये हिस्ट्री में हुआ सबसे पहला और भयानक न्यूक्लियर अटैक था। इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को इसकी कहानी जाननी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, हम इस पर एक पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। नेताजी जापान के इस मुश्किल समय में टोक्यो जाकर उनका शुक्रिया अदा करने का फैसला करते हैं। इन एटॉमिक हमलों के बाद जापान सरेंडर कर देता है और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर भी अपने बंकर में सुसाइड कर लेते हैं जब सोवियत आर्मी बर्लिन पर कब्जा कर लेते हैं। इधर जो बचे हुए आईएनए के फोर्सेस थे अंडमान एंड निकोबार में और बर्मा में, वो इस समय तक ब्रिटिश के प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन चुके थे। नेताजी के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि वो सोवियत से अपना कनेक्शन बनाए। आप लोगों को याद होगा इस कहानी के दूसरे पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे नेताजी भारत से बाहर निकले थे, जहां उनका असली मकसद सोवियत से मदद लेना ही था। अब भले ही वो एलाइड पावर्स के साथ ये जंग जीत चुका था, मगर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से सोवियत का विचारधारा बिल्कुल ही अलग था। ये ताज्जुब की बात है कि आज भी हमारा रिलेशंस यूके और यूएसए के मुकाबले रशिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी सोच के साथ 17 अगस्त 1945 को नेताजी सिंगापुर से बैंकॉक के लिए निकल जाते, जहां वो अपने कुछ साथियों को लेकर वियतनाम के साइगांव शहर पहुंच जाते। जापानीज सरकार उनसे वादा करती है कि वो नेताजी को सोवियत ऑक्युपाइड मंचूरिया शहर से होते हुए टोक्यो ले जाएंगे। लेकिन साइगांव पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि जिस बॉम्बर प्लेन में उन्हें ले जाने की बात हो रही थी, वहां पर अब बस 2 ही लोगों की जगह खाली बची थी। यहाँ पर नेताजी अपने साथियों के साथ एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं, जिसके बाद वो हबीबुर रहमान को चुनते हैं अपने साथ इस सफर में ले जाने के लिए। 17 अगस्त के शाम को नेताजी हबीबुर रहमान और करीब 12 से 13 जापानीज सोल्जर और क्रू मेंबर्स के साथ एक मित्सुबिशी KI-21 बॉम्बर प्लेन में बैठ जाते हैं। इस प्लेन का एक्चुअल रूट था ताइवान का हीतो शहर और फिर वहां से ताइपाई से उड़ान भर के ये सीधा नेताजी को मंचूरिया ले जाती और वहां से फाइनली टोक्यो जापान। मगर 17 अगस्त को रात के अंधेरे में पायलट इस प्लेन को उड़ा नहीं पा रहा था, जिसके वजह से उन्हें वियतनाम का तोरान शहर, जो आज के दिन का दानांग नाम से जाना जाता है, वहां पर एक अनस्केड्यूल्ड लैंडिंग करनी पड़ी। रात को वही स्टे करने के बाद ये अगले दिन सुबह के करीब 5 बजे वहां से टेक ऑफ करते हैं। क्योंकि वेदर काफी स्टेबल था और प्लेन में नया इंजन लगा हुआ था, तो ये जर्नी बड़ी स्मूथ चल रही थी। इसी वजह से पायलट यहाँ पर हीतो शहर को डॉज करके जल्दी से जल्दी ताइपाई पहुंचने का प्रयास करते और करीब 12 बजे दोपहर को वो ताइपाई पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और दोबारा उड़ान भरने के लिए जो चेक्स जरूरी है
वो इनिशिएट किए जाते हैं। इन चेक्स के दौरान वहां मौजूद एक ग्राउंड इंजीनियर बताते हैं कि इस प्लेन के लेफ्ट इंजन में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, जिसके बाद पायलट करीब 5 मिनट तक इंजन को चेक करता है। इन चेक्स के बाद प्लेन को 2 बार उड़ाकर भी टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद पायलट कंफर्म करते हैं कि सब कुछ सही है और ये प्लेन उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। दोपहर के करीब 2:30 बजे ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद प्लेन में एक जोर का धमाका होता है, मानो जैसे किसी ने तोप चला दिया, और देखते ही देखते ये प्लेन क्रैश कर जाता है। जिस ग्राउंड इंजीनियर ने इंजन में फॉल्ट को देखा था, उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया, जब ये ब्लास्ट हुआ तो प्लेन के लेफ्ट इंजन का एक पार्ट टूटकर गिरा था, जो बाद में चेक करने पर पता चला कि इंजन का प्रोपेलर था। इस क्रैश में प्लेन के पायलट और वो लोग जो आगे के ओर बैठे थे, उनकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। मगर नेताजी, हबीबुर और कुछ जापानी सोल्जर्स जो प्लेन के पीछे की तरफ बैठे थे, वो लोग प्लेन से सही सलामत बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। असल में प्लेन का पीछे का दरवाजा जाम होने के कारण नेताजी, जो ऑलरेडी गैसोलीन में लथपथ थे, उन्हें सामने के जलते हुए दरवाजे से बाहर आना था, और जब वो ऐसा करते हैं उनके सारे शरीर में आग लग जाती। वहां पर मौजूद लोग इस आग को तो बुझा देते हैं, मगर तब तक नेताजी का शरीर काफी हद तक जल चुका होता है। वो होश में थे जब उन्हें पास के नानमोन हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर्स के हर मुमकिन कोशिश के बाद भी नेताजी कोमा में चले जाते हैं, और कुछ ही घंटों बाद रात के करीब 9 से 10 बजे के बीच नेताजी अपनी आखिरी सांस लेते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके आखिरी शब्द थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर का सारा खून मेरे सर पे जा रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दे दो। जब नेताजी की मौत की खबर बाहर आई तो कई ऐसे लोग थे जो इस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे कि नेताजी ऐसे मर सकते हैं। इनफैक्ट ये खबर जब भारत पहुंचती है तो गांधी जी भी इस बात को मानने से इनकार कर देते, लेकिन बाद में जब वो हबीबुर से अकेले में मिलते हैं, उसके बाद ही जाकर वो इस बात को मान लेते हैं। मगर आज तक कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नेताजी के मौत को लेकर अलग अलग थ्योरीज है। मैं यहाँ पर बात करूंगा 2 सबसे पॉपुलर थ्योरीज की। पहला थ्योरी ये कहता है कि ये प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, नेताजी एक्चुअली सोवियत पहुंच जाते हैं और वहां पर सोवियत के सरकार से उनकी बात बन नहीं पाती, जिसके वजह से उन्हें जीवन भर के लिए सोवियत के जेल में बंद कर दिया जाता है और वहां पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नेताजी कभी प्लेन में चढ़े ही नहीं थे, वो असल में अपना रूप बदलकर इंडिया आ गए थे और उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी एक बाबा के भेष में गुजारा, और भेष बदलने में तो वो एक्सपर्ट थे ही, तो उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी भारत में एक बाबा के रूप में गुजारा। गुमनामी बाबा वाली कहानी तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। दोस्तों, कहानियां तो कही है मगर सबूत एक भी नहीं। ये जितने भी थ्योरीज है, ये सब बस अटेंशन ग्रैब करने की टैक्टिक्स है और कुछ नहीं। हाँ, शुरुआत में नेताजी के चाहने वाले ये मानना नहीं चाहते थे कि नेताजी मर चुके हैं, मगर आगे चलकर लोगों ने इस कड़वा सच को मान लिया था। मगर ये बाबा वाली थ्योरी इतनी ज्यादा फैल गई कि देश के अलग अलग कोने से लोग नेताजी को देखे जाने की दावा करने लगे। कुछ बाबाओं का तो डीएनए टेस्ट भी हुआ, मगर रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आया। इस रहस्य का सच को जानने के लिए भारत सरकार ने भी कई बार प्रयास किया। 3 अलग अलग कमिटीज बनाई गई 3 अलग अलग टाइम पे, जिनमें से 2 कमिटीज, शाहनवाज और खोसला कमीशन, इस प्लेन क्रैश के थ्योरी के सपोर्ट में अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। वही जो तीसरा कमीशन था, मुखर्जी कमीशन, वो इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करती, मगर उनके पास कोई ऑल्टरनेट थ्योरी भी नहीं था सच्चाई को साबित करने के लिए। नेताजी के लास्ट राइट्स ताइपाई में ही परफॉर्म किए गए, जिसके बाद उनके अस्थियों को टोक्यो भेजा गया। इन अस्थियों को टोक्यो के रेनकोजी नाम के एक बुद्धिस्ट टेम्पल में रखा गया, जो आज के डेट तक वहीं पर है। उनके अस्थियों पर कई बार डीएनए टेस्ट की डिमांड की गई, मगर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जले हुए हड्डियों का डीएनए टेस्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसके अलावा भी कई सारे देशों ने कई सारे रिसर्च किए, कई सारे जर्नलिस्ट ने भी अपने दम पे रिसर्च किया। अगर हम सारे रिपोर्ट्स की भी बात करें तो हम इस बात को तो कंक्लूड कर सकते हैं कि नेताजी 18 अगस्त 1945 को उस जापानीज बॉम्बर प्लेन में मौजूद थे।
और उस क्रैश के बाद ही उनका देहांत हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी जिनका मेंशन हमारे हिस्ट्री बुक्स में कभी ठीक से नहीं किया गया। आखिर आईएनए के साथ हुआ क्या था? तो दोस्तों, करीब 25,000 आईएनए के सोल्जर्स को ब्रिटिश ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया। नेताजी के मौत के करीब 2.5 महीने बाद इन पकड़े गए आईएनए सोल्जर्स की पब्लिक ट्रायल्स अनाउंस करते हैं दिल्ली के रेड फोर्ट में। दोस्तों, अभी तक नेताजी ने भारत के बाहर जितना भी स्ट्रगल किया देश को आजादी दिलाने के लिए, इन सब का भारत के जनता को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने काफी खूबसूरती से इन खबरों को हमेशा दबा कर रखा। तो ज्यादातर लोगों को नेताजी और आईएनए के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब आईएनए पर ओपन ट्रायल्स के अनाउंसमेंट हुई तो ब्रिटिश सरकार ने इस बात की भारी पब्लिसिटी करी। उन्हें लगता था कि क्योंकि भारत में उनकी सरकार थी और नेताजी के आईएनए ने उन पर अटैक किया, तो भारत की जनता इस अटैक को अपने देश पर अटैक मान लेंगे और आईएनए को एक देशद्रोही संगठन घोषित कर देंगे। मगर जो हुआ वो ब्रिटिश सरकार के सोच का बिल्कुल उल्टा था। जब लोगों को इन ट्रायल्स के बारे में पता चला तो लोग धीरे धीरे नेताजी और आईएनए के बारे में सब कुछ जानने लगे और जल्दी ही उन्हें ये समझ आ चुका था कि जिन लोगों को सरकार यहाँ देशद्रोही बता रहे हैं वो तो एक्चुअली में सबसे बड़े देशभक्त है। जब लोगों को पता चलता है कि कितनी कुर्बानियां दी है इन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना जाग उठती है और इसी के चलते शुरुआत होती है एक मास प्रोटेस्ट की। लाखों के संख्या में लोग सड़क पर उतर आए ये मांगते हुए कि इन लोगों को कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। ये भीड़ जल्दी ही लाल किला पहुंच जाती है जहां पर आईएनए के सोल्जर्स के ऊपर मुकदमा चल रहा होता है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार इन ट्रायल्स की शुरुआत करते हैं 3 बड़े ही खास ऑफिसर्स से। इन पर आईपीसी के सेक्शन 121 के तहत वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन और साथ ही टॉर्चर, मर्डर और अबेटमेंट टू मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं। ये 3 सोल्जर्स खास इसलिए थे क्योंकि ये भारत के 3 सबसे मेजर रिलीजन से बिलोंग करते थे। कैप्टन शाहनवाज खान मुसलमान, लेफ्टिनेंट गुरबख्श सिंह ढिल्लों सिख, कैप्टन प्रेम कुमार साइगल हिंदू। यहाँ पर एक बार फिर हमें वही यूनिटी देखने को मिलती है जो नेताजी के आईएनए में देखने को मिलता था। इस वक्त जब आधा देश धर्म और जात के नाम पर बटा हुआ था, ये तीनों लाल किला पर रिलीजियस और नेशनल यूनिटी का सिंबल बनकर खड़े थे और देश के हर कोने से हजारों लाखों लोग इनकी रिहाई के लिए लड़ मर रहे थे। शायद ये वही भारत था जो नेताजी बनाना चाहते थे। इन प्रोटेस्ट को बढ़ता देख इंडियन नेशनल कांग्रेस एक आईएनए डिफेंस कमेटी बनाती है। इस कमेटी को हेड करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जो पेशे से एक लॉयर थे। इस वक्त वो डिसाइड करते हैं कि नेताजी और आईएनए के खिलाफ हो रही इन ट्रायल्स को वो लीगली डिफेंड करेंगे। ये एक और एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नेताजी और नेहरू जी एक दूसरे के अगेंस्ट थे। खैर, नेहरू जी अपना पक्ष रखने लाल किला पहुंच जाते हैं। इनके आर्ग्यूमेंट्स काफी वैलिड थे क्योंकि ये कहते हैं कि आईएनए जो है वो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का पार्ट है जो था आजाद हिंद सरकार, और इंटरनेशनल लॉ के तहत आजाद हिंद एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। मगर ब्रिटिश सरकार इन क्लेम्स को इलीगल बताते हुए खारिज कर देते हैं और नेहरू जी ये लीगल बैटल हार जाते हैं। अब सरकार भी उनकी थी, लॉज भी उनके थे और कोर्ट भी उनका था, तो ये तो होना ही। 3 जनवरी 1946 को कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए इन तीनों को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा देती है। इस सजा का मतलब है कि सरकार इन तीनों को कहीं दूर छोड़ आएगी जहां से ये कभी वापस इंडिया नहीं आएंगे। बस इसी बात की देरी थी कि प्रोटेस्टर्स की संख्या अब हजारों से लाखों में बढ़ चुकी है। ब्रिटिश फोर्सेस में जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे उन्होंने ये सीधा बोल दिया कि अब हम ब्रिटिश की तरफ से नहीं लड़ेंगे। ब्रिटिश सरकार इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखकर घबरा गए थे और तुरंत उन तीनों की सजा माफ करके उन्हें रिहा कर दिया। मगर अब ये प्रोटेस्ट कहाँ रुकने वाले थे। आईएनए ट्रायल्स के वजह से अब लोग नेताजी के बारे में जान चुके थे कि कैसे उन्होंने पहले कलकत्ता से सोवियत, वहां से जर्मनी और फिर जापान का सफर तय किया था। हर बार अपना भेष और आइडेंटिटी बदलकर इन अलग अलग देशों में जाने के लिए उन्होंने कितना खतरा उठाया। दूसरे देश में रहकर अपनी अलग सरकार और आर्मी बनाना, ये सब किसी आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये अब लोग समझ चुके थे। इन कहानियों को जानने के बाद लोगों ने उन्हें अपना हीरो मान लिया था।
अब धीरे धीरे लोग उनके दिखाए रास्तों पर चलने लगे। जितने भी लोग ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे उन सब ने रिजाइन कर दिया और सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। यही वो वक्त था दोस्तों जब हमें रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी देखने को मिला। इस समय तक ब्रिटिश सरकार ये समझ जाती है कि अब ज्यादा दिन तक वो भारत पर राज नहीं कर सकते। लगभग पूरा देश अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था और अगले 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश को भारत छोड़कर चले जाना पड़ता है। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली की लाल किला में तिरंगा को लहराया जाता है। उस दिन नेताजी तो वहां पर नहीं थे, पर अगर वो नहीं होते तो न जाने अगले कितने सालों तक हमें ये दृश्य देखना नसीब ही नहीं होता। मैं दिल से सल्यूट करता हूँ नेताजी जैसे देशभक्त को। ऐसे सुपर हीरो की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने लाना ही मेरे इस सीरीज का मकसद था। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो अपने करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप भी कोशिश करिए कि नेताजी की कहानी सारे भारतीयों को पता हो। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।